हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। सबसे पहले देखिए, इस बार सीटेट पार होना ही चाहिए और वो होकर भी रहेगा। ठीक है, जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सीटेट इस बार क्लियर होकर ही रहेगा। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं संस्कृत पेडागोजी को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, यानी कि चुटकियों में कैसे सॉल्व करें। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टैग वर्ड्स की, ये जो कि संस्कृत पेडागोजी जो 15 नंबर की आपकी पेडागोजी संस्कृत से पूछी जाती है, वहाँ ये हेल्प करने वाले हैं। क्या ये टैग वर्ड्स, तो ये आपको टैग वर्ड्स के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और यकीन मानिए, अगर आज की वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया और समझ लिया तो संस्कृत पेडागोजी सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो एग्जाम के सिर्फ एक दिन बचे हुए हैं। ठीक है, आज के दिन को छोड़ के सिर्फ एक दिन और है। तो नई चीज़ों को मत पढ़िए, मैं यही आपको बताऊंगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। ठीक है, और देखिए संस्कृत पेडागोजी की आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए सीटेट का एक फॉर्मूला रहा है कि चीज़ें घुमा फिरा कर हर बार, यानी प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो वही चीज़ें घुमा फिरा कर पूछी जाती हैं। तो देखिए सीटेट निकालने का सबसे ज़बरदस्त ये तरीका मान लीजिए कि टैग वर्ड्स के जरिए आप पेडागोजी में 10 नंबर तो आप मानकर चलिए कि फिक्स होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। पर हाँ, उससे पहले बहुत ही ज़रूरी बात, अरे वही ज़रूरी बात, अगर आप वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे, शुरू करेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं, यानी ये अगर ये कुछ टैग वर्ड्स हैं, ये कुछ शब्द हैं, अगर ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे तो 99% ऑप्शन वो राइट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बात करी जा रही है छात्रान अवसरे ददात। इसका क्या मतलब है कि छात्रों को अवसर दीजिए, आप उनको सीखने के कुछ अवसर दीजिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर कुछ करने की कोशिश कर रहा है और बीच में ही आपने उसको डांट दिया, ये तुम कैसे कर रहे हो, ऐसा वैसा, तो उसकी जो एक क्षमता है, एक जो विकास है उसका, वो रुक जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टैग वर्ड्स क्या है कि अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो आप उसको अवसर दीजिए और चीज़ों को करने के लिए। अवसर मतलब प्रोत्साहन बोल सकते हैं कि आप उसको प्रोत्साहित करिए बाकी चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा आपने पढ़ा ये है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्र में रहना चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए आपको, देखिए हर जो चीज़ आपको पढ़ानी है वो बच्चे को केंद्र में रखकर पढ़ानी है और बच्चे के स्तर को ध्यान में रखकर आपको पढ़ाना है। यानी सब कुछ जो मेन जिस पे आपको फोकस करना है वो कौन है, चाइल्ड है, यानी कि बच्चा है। तो हमें क्या करवाना है कि बाल केंद्रित शिक्षा, अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। नेक्स्ट है स्वानुभूति प्रकटनार्थ। स्वानुभूति प्रकटनार्थ का क्या मतलब है, बच्चा खुद प्रकट करे अपने अनुभूतियों को, अपने भावों को, अपने अनुभवों को। ठीक है, उसके मन में जो फीलिंग्स हैं उसको खुद वो प्रकट करे। तो ये ऑप्शन भी राइट हो जाता है कि बच्चा अगर खुद अपनी अनुभूतियों को प्रकट करता है, यानी उसके मन में जो कुछ भी रहता है तो वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, बच्चा अगर अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करेगा तो उसकी जो लेखन क्षमता है वो भी विकसित होगी, पठन क्षमता भी विकसित होगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये अवसर दें कि वो अपने अनुभवों को खुद व्यक्त करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पाठे रुचि वर्धनम। अब इसका ये सेंस हुआ कि पाठ को रुचिकर बनाओ। ठीक है, अगर आप एक टीचर हैं तो पाठ को आपको रुचिकर बनाना होगा, इंटरेस्टिंग बनाना होगा, भाई तभी तो बच्चे रुकेंगे आपकी कक्षा में। तो पाठों में ऐसी चीज़ों को समावेश आप कर लीजिए कि पाठ जो है कैसे बने, रुचिकर बने। और जब पाठ रुचिकर बनेगा तो बच्चा सक्रिय भूमिका निभाएगा क्लास में और वो सीखने की बहुत ही अधिक कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात अभी हम कर रहे हैं। आगे देखेंगे हम व्यवस्थित प्रयोग। व्यवस्थित प्रयोग में क्या कहा जा रहा है, यानी आप जो अगर सलाह मशवरा दे रहे हैं तो वो समूह में दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो बच्चा जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी आप उस पर फोकस कर रहे हैं, तो एक व्यवस्था को प्रयोग में लाकर ही आप चीज़ों को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्न गतिविधियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न गतिविधियां आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा, नहीं, बल्कि एनसीएफ ने कहा है कि बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में लगाएंगे तो बच्चे का जो एक विकास होगा वो
निखर कर होगा। ठीक है, अगर बच्चा तरह तरह की चीज़ों में कार्यों में भाग लेगा, विभिन्न गतिविधियों में भाग लेगा, तो बेहतर उसका विकास हो सकता है। ठीक है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है विभिन्न संदर्भेषु शब्दानाम प्रयोगः। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, विभिन्न संदर्भों में शब्दों का प्रयोग। ठीक है, यानी कि देखिए बच्चे की क्षमता तब विकसित मानी जाएगी जब वो विभिन्न संदर्भों में शब्दों का प्रयोग करना जानेगा। यानी कि कहाँ, कौन से, किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, अगर ये बच्चा जान जाएगा तो उसकी क्षमता जो होगी वो बेहतर हो जाएगी। चाहे आप पढ़ने में देख लीजिए, चाहे बोलने में देख लीजिए, चाहे लिखने में। जब उसको पता ही नहीं रहेगा कि हमें कहाँ कौन से शब्द बोलने हैं, तो वो नहीं माना जाएगा, बल्कि विभिन्न संदर्भों में शब्दानाम प्रयोगः। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थी नाम आवश्यकतानुरूपम। यानी कि विद्यार्थियों के अनुरूप, उसकी जो आवश्यकता है उसके अनुरूप आप कार्य करवाइए। यानी कि विद्यार्थियों की, ऐसा नहीं है कि उसको जरूरत है बहुत वैसी चीज़ों का और आप कुछ और पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, उसका लेवल कितना है, 1 to 5th का बच्चा है, आप 10th और 12th लेवल के चीज़ें उसको अगर पढ़ाएंगे तो वो उसके सिर से ऊपर चल जाएगा। ठीक है, यानी जो जिसकी उसको आवश्यकता है, अगर उसको उपचार की आवश्यकता है तो आप उसको उपचार दीजिए। कहाँ चीज़ों को बच्चा बेहतर तरीके से सीख पा रहा है, कहाँ उसके में सीखने में कमी आ रही है, ये ध्यान रखकर आप आवश्यकता अनुसार उसको शिक्षा आपको देनी है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन जहाँ दिखेगा कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है, तो वो ऑप्शन भी राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव टैगवर्ड्स पे ही बात अभी चल रही है। परस्पर विचार विमर्श, ये भी क्वेश्चन बहुत, ऑप्शन जो है यानी कि टैगवर्ड जो है ये बहुत काम आता है। जितनी ज़्यादा आप बच्चों को परस्पर विचार विमर्श के लिए अवसर देंगे, यानी कि वो अपने पीयर्स के साथ विचार विमर्श करें, अपने अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करें, उतनी ज़्यादा चीज़ें बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाता है। ठीक है, तो आप उसको परस्पर मौके, उसको अवसर ऐसे दीजिए कि वो परस्पर विचार विमर्श कर पाए। ठीक है, स्वपठनम यानी बच्चा खुद से पढ़े। ऐसा नहीं है कि आप उसको पाठ पढ़ाते चले जाएं, उसके कितना वो सीख पा रहा है, कितना नहीं सीख पा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। स्वपठनम, बच्चा अगर देखिए करके सीखना, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, अगर बच्चा खुद करके सीखेगा तो वो कोई भी चीज़ सीखेगा तो वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो स्वपठनम, अगर वो खुद पढ़ेगा तो चीज़ों को या अर्थ को बहुत ही अच्छे तरीके से वो खुद अगर पढ़ेगा तो खुद अर्थ को आत्मसात कर पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है छात्रा स्वान भाव धारेण। तो छात्रा स्वान भाव धारेण, इसका क्या मतलब है कि छात्र जो है वो अपने अनुभवों को ध्यान में रखकर चीज़ों को सीखे। ठीक है, अगर वो अपने अनुभवों को महत्व देगा तो बच्चा जो है एक बेहतर तरीके से चीज़ को सीख पाएगा। क्लियर। उसके बाद है अंतःक्रिया, यानी कि अंतःक्रिया वही ऊपर जो अभी बात की गई थी कि परस्पर विचार विमर्श करना चाहिए, परस्पर संवाद करना चाहिए, तो अंतःक्रिया भी उसी में आ जाएगी कि परस्पर अंतःक्रिया जब बच्चा करेगा तो वो एक दूसरे से अगर वो संवाद करके अंतःक्रिया करके सीखेगा, यानी कि विचारों का आदान प्रदान जब करेगा बच्चा, तो वहाँ भी बेहतर तरीके से उसकी चीज़ों को विकास करने का एक मौका मिल सकता है जब बच्चा अंतःक्रिया करेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ड्स में क्या है, परस्पर संवाद। फिर से बात वही आ गई कि जब आपस में हम एक दूसरे से बात करते हैं, देखिए यहाँ कहीं ना कहीं बहुभाषिकता भी काम आएगी। ठीक है, अगर हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे, परस्पर संवाद करेंगे, तो कहीं आप किसी और स्टेट से आए हैं तो आपकी क्या भाषा है वो भी कहीं ना कहीं, भाषा, संस्कृति, इन सब के बारे में एक दूसरे बच्चे को जानकारी मिल सकती है। तो परस्पर संवाद जो है वो पॉजिटिव टैगवर्ड्स में हमेशा आता है। क्लियर। नेक्स्ट है समृद्ध वातावरण। समृद्ध वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे को क्या है, सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के नए नए, चाहे वो शब्द हों, चाहे वो विभिन्न वातावरण हो, ठीक है, उनको ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाए ताकि वो समृद्ध हो सके। ठीक है, समृद्ध वातावरण का प्रयोग करें ताकि बच्चा जो है वो बेहतर तरीके से चीज़ को कर पाए। अब देखिए समृद्ध वातावरण में आप कह सकते हैं कि उसको विभिन्न गतिविधियां कराइए। ठीक है, क्लास में आप विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करिए, यही तो है समृद्ध वातावरण। ठीक है, या फिर कक्षा को आप रचनात्मक तरीके से करिए। ठीक है, रचनात्मकता लाइए, बच्चे को प्रोत्साहन दीजिए, उनको तरह तरह के अवसर दीजिए, कह सकते हैं। ठीक है, समृद्ध वातावरण। नेक्स्ट है स्वयमेव अभिव्यक्ति कुर्युः।
स्वयमेव अभिव्यक्ति कुर्यु, यानी बच्चा जो है वो स्वयं की अभिव्यक्ति करे, स्वयं से अभिव्यक्ति करे, अब उसके मन में जो कुछ भी चल रहा है उसको वो प्रकट करे। यहाँ यही कहा जा रहा है कि बच्चा जो है खुद से उसके मन में जो कुछ भी भाव आ रहे हैं, जो कुछ भी विचार आ रहे हैं, उनको वो क्या करे, अभिव्यक्ति करे। कैसे? स्वयं अभिव्यक्ति करे। ऐसा आप उसको अवसर प्रदान करिए, ऐसी गतिविधियां लाइए कि वो स्वयं उसके मन में जो कुछ भी विचार है, भाव है, मनोभाव है, उसको वो खुलकर आपके सामने रख सके, अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सके। ठीक है। फिर देखिए, ध्यान दीजिएगा, अभिव्यापक कक्षा, समावेशी कक्षा के बारे में या इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन जब संस्कृत में ये अभिव्यापक कक्षा के रूप में आ जाता है तो हम समझ नहीं पाते कि ये अभिव्यापक कक्षा क्या है। तो याद रखिएगा, समावेशी कक्षा को ही संस्कृत में अभिव्यापक कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी अभिव्यापक कक्षा संस्कृत में आए तो समझ जाइएगा इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी कक्षा की बात यहाँ करी जा रही है। ठीक है, तो समावेशी कक्षा यानी कि सबको साथ में लेकर चलना है, किसी ऐसा नहीं है कि हमें जो अधिगम निर्योग्य बच्चे हैं या फिर किसी वजह से वो पीछे रह गए हैं उनको छोड़ना नहीं है, बल्कि हर एक बच्चे को हमें साथ लेकर चलना है। ठीक है, चलिए फिर है पॉजिटिव टैग वर्ड्स में है मातृभाषा माध्यमेन, हमें बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, जब हम हर एक बच्चे के मातृभाषा यानी कि मदर टंग का सम्मान करेंगे तो यहाँ क्या जन्म होगी, किसका जन्म होगा, बहुभाषिकता का जन्म होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे की जो मातृभाषा है, मदर टंग है, वो अलग अलग होती है, और जब हम मातृभाषा का सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुभाषिकता आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हर एक बच्चे की मातृभाषा को माध्यम बनाया जाए। अगर वो प्राइमरी स्टेज का बच्चा है तो उसको मातृभाषा में ही पहले सिखाना है। ठीक है, उसके बाद है विभिन्न कार्यक्रमे अवसराः, विभिन्न कार्यक्रम का अवसर दीजिए। फिर से वही बात आ गई कि विभिन्न गतिविधियां कराइए, विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करिए। ठीक है, तो अगर विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप उसको अवसर देंगे तो वो विभिन्न चीजें, विभिन्न क्रियाकलाप वो कर सकेगा। ठीक है, वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु, यानी कि विभिन्न गतिविधियां, अभी हमने बताया वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु, तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में उसको भाग लेने के लिए अगर आप बोलेंगे तो बच्चा क्या होगा, एक रचनात्मक तरीके से चीजों को सीख पाएगा। ठीक है, आप उसको प्रोत्साहन दीजिए कि वैविध्यपूर्ण गतिविधियों में भाग ले पाए। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स थे जिसको अभी हमने देखा। अब हम बात करेंगे कि नेगेटिव टैग वर्ड्स कौन से हैं। देखिए, नेगेटिव टैग वर्ड्स अगर आपके आएंगे तो अगर क्वेश्चन में ना पूछा गया है, नास्ति पूछा गया है, तब तो ये ऑप्शन सही हो जाएंगे, लेकिन अगर अस्ति पूछा गया है तो ये ऑप्शन जो है नेगेटिव टैग वर्ड्स यानी कि रॉन्ग में होंगे। ठीक है, तो देखिए, हमें बच्चे को ना दंड देना है ना सजा देनी है। एनसीएफ ने साफ मना किया है कि अगर बच्चा कुछ गलती भी कर रहा है तब भी आपको ना तो उसे दंड देना है और ना ही उसको सजा देनी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जहां भी आ जाए तो वो नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है व्याख्या नाम, हमें व्याख्या नहीं देना है, एक्सप्लेनेशंस नहीं देने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बड़ी बड़ी परिभाषाएं बच्चों को बता दीजिए, व्याख्या दे दीजिए, इससे बच्चा कुछ समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हमें रोट लर्निंग को नहीं बढ़ाना है। ठीक है, रोट लर्निंग को हमें कम करना है, तो व्याख्या नहीं देनी है। फिर है बाधा, बोझा, समस्या। ठीक है, समस्या अगर कहीं भी आ रही है तो वो चीज़ जो है वो गलत हो जाएगी, कोई भी चीज़ बाधा बनकर आ रही है तो वो गलत हो जाएगी, और बच्चे के ऊपर हमें किसी भी चीज़ का, चाहे वो पेपर का बोझ हो, चाहे वो ग्रेड देने का बोझ हो, बच्चे के ऊपर बोझ नहीं डालना है, किसी भी चीज़ का बच्चे के ऊपर हमें बोझ नहीं डालना है। ठीक है, और कभी भी बच्चा कुछ भी करे, बच्चे को हतोत्साहित नहीं, बल्कि हमने पॉजिटिव टैग वर्ड्स में पढ़ा है कि बच्चे को हमें प्रोत्साहन देना है। ठीक है, हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि उसको प्रोत्साहित करना है। क्लियर? चलिए, नेगेटिव टैग वर्ड्स में आगे बात करेंगे हम। व्याकरणम, हमें व्याकरण नहीं सिखाना है बच्चे को। ठीक है, व्याकरण नहीं, बल्कि एक रचनात्मक कक्षा का आप निर्माण करिए ताकि बच्चा खुद से सीख पाए। ठीक है, फिर है अध्यापक केंद्रित, अभी हमने पॉजिटिव टैग वर्ड्स में बात करी थी कि जो कुछ भी आप पढ़ाएंगे वो अध्यापक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित यानी कि छात्र केंद्रित होकर पढ़ाएंगे, यानी बच्चे को सेंटर में रखेंगे। ठीक है, जहां भी आपको दिखे केवलम ही मात्र है, ये ऐसे टैग वर्ड्स, ऐसे नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं जो कभी ऑप्शन में सही नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर दिया हो कि केवल इन चीजों को नहीं करना है, ना ही करना है और ना ही मात्र को करना है। ठीक है,
तो केवल ही और मात्र, ठीक है। जहां भी कहीं अर्थ को सीमित कर दिया जाए, ठीक है, अगर कह दिया जाए कि यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, तो अर्थ जहां सीमित होगा वो ऑप्शन कभी भी राइट नहीं होगा। आगे देखेंगे हम निष्क्रिय। देखिए बच्चे को हमें एनसीएफ ने कहा है कि बच्चे को हमें क्या बनाना है, सक्रिय बनाना है, यानी कि बच्चे को हमें एक्टिव बनाना है, ना कि पैसिव बनाना है, ठीक है। निष्क्रिय जब बच्चा रहेगा तो भाई अगर निष्क्रिय क्लास में बच्चा रहेगा तो क्या सीख पाएगा, कुछ भी नहीं। इसलिए हमें जिज्ञासु बनाना है बच्चे को, ठीक है। और जिज्ञासु बच्चा कैसे बन पाएगा, हस्तपरक अनुभवम, ठीक है। हस्तपरक जब अनुभव यानी कि वो अपने हाथ से खुद करके सीखेगा तो बच्चा क्लास में निष्क्रिय नहीं बनेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, सक्रिय बच्चा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें करके सीखने पर बल देना है, ठीक है। उसको जिज्ञासु बनाना है, विभिन्न संदर्भों में उससे भाषा प्रयोग करवाना है। ये कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स थे। लास्ट है आपका लैंगिक असमानता। हमें लड़की और लड़कों में भेद करना नहीं बताना है कि तुम लड़की हो तो तुम मैथ्स नहीं पढ़ सकती हो, तुम जॉब नहीं कर सकती हो, तुम लड़के हो तो तुम घर का काम नहीं कर सकते, ठीक है, तुम खाना नहीं बना सकते। ऐसा हमें बच्चों में लैंगिक असमानता की तरफ ध्यान नहीं दिलवाना है, ठीक है। यानी लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव, कोई अंतर नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात कर लिए हम। अब देखिए आगे अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। इन्हीं नेगेटिव और पॉजिटिव को ध्यान में रखकर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ध्यान दीजिएगा ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये मैं अपने मन से नहीं बनाकर लाई हूँ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है उत्तम लेखने एतत् न आगच्छति, यानी यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि उत्तम लेखन में क्या नहीं आता है, ना आ गया है ऑप्शन में, क्वेश्चन में, तो आपको क्या बताना है कि उत्तम लेखन में क्या नहीं आता है, ठीक है। व्याकरणगत शुद्धता, भाई अगर उत्तम लेखन की बात चल रही है तो व्याकरणगत शुद्धता तो आनी चाहिए, ठीक है, यानी ये, और आपको बताना है क्या नहीं आता है। विचाराह उपस्थापन अंश, ठीक है, यानी कि विचारों का उपस्थापन, ये भी विचार जो है, विचारों की मौलिकता जो है वो भी सही है। योग्य पदानाम चयनम, यानी कि योग्य पदों का चयन करना है, ये भी उत्तम लेखन की बात चल रही है तो ये भी आना है। यहाँ हो गया केवलम उत्कृष्ट हस्तलेख, ठीक है। केवल यहाँ हमने बताया था कि जहां केवल ही, मात्र, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स आ जाएंगे वो ऑप्शन राइट नहीं होगा। तो यहाँ आपने देखा कि केवलम, केवलम उत्कृष्ट हस्तलेख, केवल उत्कृष्ट हस्तलेखन ये उत्तम लेखन के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उत्तम लेखन में क्या नहीं आता है, केवल उत्कृष्ट हस्तलेखन वहां जरूरी नहीं होता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुभाषिकता, अभी हमने बहुभाषिकता को पढ़ा था कि बहुभाषिकता क्या है, जब एक आप प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा को सम्मान देंगे। तो देखिए बहुभाषिकता क्या है, भाषा शिक्षण एका बाधा, भाषा शिक्षण में एक बाधा बनती है। भाषा संसाधना नाम कृते प्रमादकारी, भाषा संसाधन में प्रमादकारी होती है। भाषा अधिगमे समस्या सृष्टि करोति, भाषा अधिगम में एक समस्या बनती है। या भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्णम संसाधनम, या भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने जब बहुभाषिकता वाली बात करी थी तो हमने बताया था कि बहुभाषिकता क्या होती है, एक संसाधन का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाधा नहीं बनती है और समस्या नहीं बनती है, और ना तो भाषा संसाधनों में ये प्रमादकारी होती है, ठीक है, बल्कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि बहुभाषिकता क्या होती है, एक संसाधन का, भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन का काम करती है। ये देखिए ये ऐसा नहीं है कि आपको संस्कृत पेडागोजी में ही ये देखने को मिलेगा, आपको ये सीडीपी में भी मिल सकता है, ईवीएस पेडागोजी में भी मिल सकता है, हिंदी पेडागोजी में भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रटनाभ्यास कारणेन विद्यार्थीनां विकासे कीदृशक्षति भवति, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रटना अभ्यास कारणेन, रटने के अभ्यास के कारण से विद्यार्थी नाम यानी कि विद्यार्थियों के विकास में कीदृश क्या क्षति यानी कि लॉस हो जाता है, भवति मतलब होता है, ठीक है। यानी कि रटने के अभ्यास से विद्यार्थियों में किसकी क्षति हो जाती है, यानी किसका लॉस हो जाता है, ये पूछा गया है। तेषाम आत्मविश्वास नष्टः भवति, उनके आत्मविश्वास नष्ट हो जाते हैं। तेषां बुद्ध विकास न भवति, उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। कक्षा
अध्यापन क्रमात् ते दूरीकृताः भवन्ति या ते अध्ययनोपरि समुचित ध्यानं दातुम् अशक्ताः भवन्तु। ठीक है, मैंने हिंदी वाली जब पेडागोजी सॉल्व करवाई थी, यानी टैग वर्ड्स सॉल्व करवाए थे, तो वहां हमने बताया था, और बहुत बारी मैंने प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया है कि जब बच्चा रटकर कोई चीज करने लगता है, रटकर विद्यार्थी जब कोई चीज करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर का जो एक आत्मविश्वास होगा वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आत्मविश्वास बच्चे का नष्ट हो जाएगा जब वो रोट लर्निंग करने लगेगा, रटकर करने लगेगा। ठीक है, तो रटने के अभ्यास के कारण से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्जनात्मक लेखनस्य अनेकानि प्रयोजानि सन्ति तेषु प्रमुखम अस्ति, यानी कि सर्जनात्मक लेखन अगर आप करेंगे तो वो अनेक प्रयोजन के लिए होता है। तो तेषु प्रमुखम अस्ति, इनमें से प्रमुख कौन सा है? अगर आप सर्जनात्मक लेखन कर रहे हैं तो इनमें से प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए, अभी हमने बताया था आपको कि जब बच्चा खुद की अभिव्यक्ति करेगा, स्वाभिव्यक्ति करेगा, तो बच्चा अपने उसके मन में जो कुछ भी चलेगा, अपने मनोभावों को जब वो अभिव्यक्त करेगा तो बच्चा बेहतर तरीके से सर्जनात्मक लेखन कर सकता है। और सर्जनात्मक लेखन का यही एक मुख्य प्रयोजन है, स्वाभिव्यक्ति। ठीक है, भाव विनिमय नहीं होगा, वर्तनी शुद्धता। जब सर्जनात्मक लेखन के बारे में बात करें, वर्तनी शुद्धता विशेष नहीं है, और व्याकरण शुद्धता के ऊपर भी उतना जरूरी नहीं है ये, जितना जरूरी है कि वो खुद की अभिव्यक्ति। अगर आपने उसको बोल दिया कि कहीं तुम घूमने गए हो और उसका आप वर्णन करो, ठीक है, बच्चे ने जो कुछ भी देखा होगा, जो कुछ भी खाया होगा, यानी जो कुछ भी उसने खुद करा होगा, अपने खुद की अभिव्यक्ति का वो वर्णन करेगा। क्लियर? तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकस्य पाठस्य पठन समये अधोलिखितेषु किम अत्यावश्यकम। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एकस्य पाठस्य, एक पाठ को पठन समय, पढ़ते समय, अधोलिखित मतलब कि इनमें से किम अत्यावश्यकम, यानी कि एक पाठ को पढ़ते समय इनमें से क्या आवश्यक है। शीघ्रतया पठनम, यानी आप शीघ्र ही पाठ को पढ़ लें, ये जरूरी है। पाठस्य अर्थावबोध, पाठ के अर्थ को आप जान लें, अर्थ का बोध कर लें, ये आवश्यक है। विराम चिन्ह नाम शुद्धतया, आप शुद्ध विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग कर रहे हैं, ये आवश्यक है। या फिर शुद्धोच्चारणेन सह पठनम, यानी कि शुद्ध उच्चारण का पाठ कर रहे हैं, ये आवश्यक है। तो देखिए, अगर कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी भी पाठ को पढ़ रहे हैं, तो जल्दी पढ़ लेने से, विराम चिन्ह का प्रयोग कर लेने से, शुद्ध उच्चारण कर लेने से ज्यादा जरूरी है कि आप जो है पाठ के अर्थ को समझें। भाई अगर मैं ये क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, ठीक है, ये संस्कृत का क्वेश्चन है, अब जिन बच्चों को संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती, अगर वो इसका अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे तो ये आंसर कैसे देंगे, है ना। जब तक वो इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे, पाठ का अर्थ यानी पूछा क्या जा रहा है, तब तक आप आंसर थोड़ी दे पाओगे। तो यही बात होती है एक पाठ को पढ़ते समय, यानी जब तक पाठ को पढ़ते समय आप अर्थ का भाव नहीं समझ पाओगे, पाठ में क्या अर्थ दिया गया है, उसका भाव क्या पूछा गया है, तब तक आप पाठ को नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उत्पादक कौशल में कस्य मीन्स क्या समावेश है। पठन लेखने, पठन श्रवणे, लेखन संभाषणे और श्रवण संभाषणे। उत्पादक कौशल देखिए, पहले देख लीजिए कि अब हिंदी में तो आपको अभिव्यक्तात्मक और ग्रहणात्मक दो कौशल मिल जाते हैं, आप जल्दी से टिक कर देते हैं कि कौन कौन से हैं। लेकिन अगर आप संस्कृत में करेंगे, संस्कृत पेडागोजी सॉल्व करेंगे, तो वहां आपको अभिव्यक्तात्मक और ग्रहणात्मक नहीं देखने मिलेगा, ठीक है, बल्कि आपको उत्पादक कौशल देखने को मिलेगा। तो उत्पादक कौशल से क्या मतलब है, अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, उत्पादक कौशल कौन सा होता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल। अब अगर हमें अपनी अभिव्यक्ति करनी है तो या तो हम भाई लिख कर करेंगे, ठीक है, और या तो हम बोल कर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्पादक कौशल किसमें समाहित, किसमें समावेश है। पठन लेखने नहीं है, पठन श्रवणे, लेखन संभाषणे और श्रवण संभाषणे। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो लेखन संभाषणे होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उत्पादक कौशले का मतलब होता है अभिव्यक्तात्मक कौशले। ठीक है, तो आप लिख कर करेंगे या बोल कर, अब बोलने वाला तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। लेखन संभाषणे, आप लिख कर अपने उत्पादक कौशलों का विकास करेंगे। ठीक है,
तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स की बात हमने कर ली किसमें, संस्कृत पेडागोजी में। ठीक है, आपने यकीन मानिए अगर आपने अच्छे से देखा है तो 15 में से 10 क्वेश्चन आप जरूर कर ले जाएंगे आने वाले सीटेट एग्जाम में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये जो 5-6 क्वेश्चन हुए हैं उसमें आपको कुछ समझ आया या नहीं, और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।